हेलो माय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अप्सता चौधरी और आज से हम साथ मिलकर सीखेंगे होम्योपैथी को एक आसान और समझदार तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आप सबको पिछले वीडियो में बताया था कि हनीमन अपने ऑर्गेनल ऑफ मेडिसिन में डिफरेंट सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स को क्रिटिसाइज़ किए हैं, उसे एनालाइज किए हैं, उसके बारे में बातें किए हैं, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ थेरापेटिक्स डिस्कस किए हैं। तो हम लोग वो पढ़ने से पहले हमें वो सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स का मतलब क्या है उसके बारे में थोड़ा आइडिया रहेगा तो हम क्रिटिसाइज़ अच्छे से कर पाएंगे, हनीमन के पॉइंट ऑफ व्यू को अच्छे से समझ पाएंगे। तो ज़्यादातर वो जो क्रिटिसाइज़ किए हैं हनीमन, उनके टाइम पीरियड में जो सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स चल रहा था उससे एज ए गुड वे, एज ए बैड वे, एज ए गुड वे ही वो क्रिटिसाइज़ किए हैं। So, why do we need to study history of medicine? For a philosophical and analytical subject like organ and homeopathic philosophy, अगर हम लोगों को मेडिकल हिस्ट्री के बारे में आइडिया नहीं है और हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में तो कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड। फर्स्ट आता है, फर्स्ट एकदम एंशियंट मेथड, एंशियंट कंसेप्ट जो है डेमनिंग और स्पिरिचुअल और सुपर। जो पुराने लोग थे जो पहली बार ऐसे धरती पे आए, उनके सराउंडिंग में नेचर को देखे तो वो उन्हें पजल की तरह लगता था। तो जो भी उनके आसपास जो वोल्केनो इरप्शन होता था, बारिश होता था या फिर तूफ़ान वगैरह होता था, वो सबको वो सिर्फ एविल पावर की तरह समझते थे। अगर कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ फ्रूट्स वगैरह खाने को मिल रहा है तो वो उसे भगवान का आशीर्वाद ऐसा सोचते थे। जब क्या होता है, इंसान जब एक कुछ सवाल ढूंढने के लिए जाता है और उसका जवाब कुछ नहीं मिलता तो वो हमेशा अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना लेता है और सोच लेता है कि हाँ यही है उसका जवाब। तो नॉर्मली तभी के टाइम पे भी लोगों को डिजीज़ होता था और डिजीज़ होके मरते थे। तो तभी वो उन लोगों के लिए वो बहुत नया था। तो तभी के लिए वो मेन एंड ओल्डेस्ट प्रॉब्लम तो वही था कि डिजीज़ और डेथ। तो ट्रीटमेंट ज़्यादातर बिलीफ के ऊपर वो लोग विश्वास करते थे कि मेडिसिन को मैजिक की तरह ट्रीट करते थे। और जो प्रीस्ट थे, फादर लोग थे, वहाँ पे जाके वो लोग ट्रीटमेंट करवाते थे। तभी की बात है, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये स्पिरिचुअल कंसेप्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आजकल जब चिकन पॉक्स होता है तो तभी हम लोग सोचते हैं, हम लोग तो नहीं सोचते लेकिन हाँ कुछ लोग हैं जो कि ऐसे सोचते हैं कि हाँ वो कुछ एक माता जी आए हैं, माता जी क्रोधित है, माता जी को खुश कराओ, माता जी को बलि चढ़ाओ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो नेक्स्ट आता है कंसेप्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो तभी के टाइम पे बॉडीज़ को डाइसेक्ट करना एक सोशल टैबू की तरह माना जाता था। बॉडीज़ को डाइसेक्ट करना मतलब वो एक पाप की तरह माना जाता था। तो तभी थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स को डिस्कवर किया गया, जो कि इधर बॉडी में कुछ चीज़ का एक्सेस है या फिर कुछ चीज़ का कमी है तो ही हमारे बॉडी में डिजीज़ प्रोड्यूस हो रहा है बोल के उनका मानना ये था। जैसे कि बॉडी फ्लूइड्स हो गया, ब्लड, बाइल, फ्लेगम और येलो बाइल। तो तभी के टाइम पे मेडिसिन भी ऐसे बनाए जाते थे जो कि नेचर में हम लोग जो कुछ भी नेचर में मिलता है हमें उसके साथ फिजियोलॉजिकल अपीयरेंस उसका सिमिलैरिटी रहता था। जैसे कि उसका फिजिकल अपीयरेंस, केमिकल अपीयरेंस सब कुछ सिमिलैरिटी रहता था। तो उसे हम लोग तभी के टाइम पे लोग बोलते थे कि डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल अगर लेंगे तो कैरेट, जो कि हम लोग पता है कि विटामिन ए से रिच होता है, आँख के लिए अच्छा रहता है कैरेट। तो तभी के टाइम पे लोगों को लगता था कि कैरेट को जब हम कट करेंगे तो उसका शेप एंड हमारा आँख का शेप वो दोनों सिमिलर दिखते हैं। तो वो डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर था उनके लिए कि हाँ कैरेट अच्छा होता है आँख के लिए, जैसे कि वॉलनट और ब्रेन के बीच में जो सिमिलैरिटी है वो। नेक्स्ट आता है एंशिएंट मेडिकल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। पहले आता है इजिप्शियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो बैक इन 2900 BC में होता था। तो उनके वहाँ इजिप्शियन मेडिसिन में एक इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी है इम्होटेप बोल के। उनका एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ था कि ट्रायंगुलर और पिरामिडल शेप जो भी है वो बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, बहुत उनका पूजा पाठ ऐसे किया जाता था। तो इजिप्शियन गॉड ऑफ हेल्थ को बोला जाता था होरस।
होरस क्या किए, एक डेमन के साथ फाइट कर रहे थे, सेट नाम के एक डेमन के साथ, तभी उनके आँख में एक इंजरी हुआ, लेकिन उनके आँख रिपेयर हुआ, रिस्टोर हुआ, कुछ एक जादू या फिर मिरेकल बोल सकते हैं, वैसे कुछ उनके आँख में सुधार आ गया। फिर वो हीलिंग प्रोसेस के टाइम पे उनके आँख में एक स्कार जैसा बन गया था, और जो स्कार बना था उसका शेप आर की तरह दिखता था, RX, जो हम लोग अभी मेडिकल सिस्टम में अभी बहुत यूज़ करते हैं, वो बिल्कुल वैसा दिखता था, जिसका मतलब है क्या, टू गिव और टू रिसीव, कुछ लेना। और गॉड ऑफ विजडम, वहाँ पे इजिप्शियन मेडिसिन में गॉड ऑफ विजडम को थॉट और आइबिस ऐसा बोला जाता था। और एक हेड ऑफ चाइल्ड बर्थ के एक मतलब देवता थे वहाँ के, जो कि लायन हेडेड टाइप ऑफ थे, उन्हें सेकमेत बोला जाता था। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़ो। देन इजिप्शियन, आपको जैसे कि पता है इजिप्ट में पिरामिड्स ज़्यादा रहते हैं, तो उन्होंने पहली बार ऐसे एक डेड बॉडी को ममीफाई करके ज़्यादा टाइम तक कैसे स्टोर करना है, उसका टेक्निक वो लोग पहले डिस्कवर किए थे। तो और इवन मस्कीटोस, रैट्स, ये सब से हमारे डिजीज़ ट्रांसमिट होता है, मलेरिया, प्लेग, ये सब फैलता है, ये भी इजिप्शियन का ही देन है हमारे मेडिकल सिस्टम में। नेक्स्ट आता है चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम। बैक इन 2700 BC एक्यूपंक्चर, हाइड्रोथेरेपी, मसाज, ये सब कुछ चाइनीज़ मेडिकल सिस्टम ने दिया है हमारे सोसाइटी को। तो फादर ऑफ चाइनीज़ मेडिसिन है द एम्परर शेन नॉन्ग। तो चाइनीज़ मेडिसिन एक इन एंड यांग थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, जो कि म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग, एक बैलेंस स्टेट में रहता है। अगर इन एंड यांग, देन वो पर्सन हेल्दी रहता है। इन है एक नेगेटिव फोर्स एंड यांग है एक पॉजिटिव फोर्स। तो लाइफ फोर्स एक है हमारे, जैसे होम्योपैथी में हम लोग बोलते हैं कि वाइटल फोर्स है जो कि हमारे बॉडी में रहता है, तो उनके वहाँ भी वही सिमिलर टाइप ऑफ एक है लाइफ फोर्स, जैसे ची बोला जाता है, वो हेल्दी बॉडी में सर्कुलेट करता है एक हारमोनियस मैनर में, जिससे कुछ इंटरप्शन नहीं होता है। बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, जो चैनल्स हैं, उसे वो लोग मेरिडियंस बोलते थे, तो मेरिडियंस में फ़्लो करता था ची नाम का एक लाइफ फोर्स। तो अगर इसमें वो डिस्टर्बेंस अगर कुछ आएगा, वो फ्लो में जो बॉडी में फ़्लो करता है ची फोर्स, अगर उसमें कुछ डिस्टर्बेंस आएगा, तो इन एंड यांग के जो बैलेंस स्टेट है उसमें भी डिस्टर्बेंस आएगा। तो ब्लॉकेज जब होगा उसमें, तभी डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। अगर वो ब्लॉकेज हुआ है, तो ब्लॉकेज को भी क्योर करने का वो बोले हैं कि जो एक्यूपंक्चर मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, जिसमें मेडिकल नीडल्स इंसर्ट करके हम ट्रीटमेंट करते थे चाइनीज़ सिस्टम ऑफ थेरापेटिक्स में, वो ऑब्स्ट्रक्शन को रिलीफ करने के लिए एक्यूपंक्चर यूज़ किया जाता था। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, इन एक जो हमारा नेगेटिव फोर्स है, जिसमें फेमिनाइन, जेनरेटिव, फ्लोइंग, इमोशन, सबकॉन्शियस, पैसिव एंड कैओस, ये सब को वो डिपिक्ट करता है। एंड यांग, मैस्कुलाइन, डिस्ट्रक्टिव, डायरेक्ट, लॉजिक, कॉन्शियस एंड एक्टिव, ऑर्डर, ये सब को डिपिक्ट करता है। देन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बैक इन 1500 BC, जिसे हम आयुर्वेद बोलते हैं, मोस्ट एंशिएंट मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ इंडियंस है, ये तो पता ही है आप सबको। तो ऋग्वेद 1500 BC के अराउंड फाउंड हुआ था बोल के बोला जाता है। और आयुर्वेद को पंचम वेद बोला जाता है। जैसे कि इन हिंदू धर्म में हम लोग बोलते हैं 4 वेद है, लेकिन आयुर्वेद को पंचम वेद के नाम से बोला जाता है। आयुर्वेद को अगर हम डिवाइड करेंगे, तो आयुर मीन्स लाइफ एंड वेदा मीन्स साइंस। तो धन्वंतरी देव जो है वो गॉड ऑफ आयुर्वेदा, गॉड ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम लोग बोलते हैं। उनके आशीर्वाद से वो ब्लेसिंग्स, उनके ब्लेसिंग से वो अपना मेडिकल सिस्टम का वो जो साइंस है, जो नॉलेज है, वो अश्विनी ब्रदर्स को, अश्विनी भ्राता दोनों को ट्रांसफ़र किए थे। फिर उनसे सीखे हैं चरक, सुश्रुत, जैसे कि पता है चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब निकला है। तो आयुर्वेदिक फिलॉसफी में क्या होता है, 3 दोष होते हैं, वाता, पित्त एंड कफा। ये 3 दोष, ये 3 जो एक सब्सटेंस रहता है बॉडी में, इसके अंदर अगर इम्बैलेंस, डिसबैलेंस कुछ हुआ, तो ही डिजीज़ फॉर्मेशन होता है। तो आयुर्वेद में भी वो 2 मेथड यूज़ करते थे डिजीज़ को ट्रीटमेंट करने के लिए। एक होता है विपरीत चिकित्सा। विपरीत मीन्स ऑपोजिट, चिकित्सा मीन्स ट्रीटमेंट।
सो एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर डायरिया को ट्रीटमेंट करवाना है तो वो एक ऐसा मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते थे जो डायरिया प्रोड्यूस कर सकता है। तो और एक जैसे कि इसे एंटीपैथी मोड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ हम लोग एसोसिएट कर सकते हैं। और एक होता है तद्रथक्री चिकित्सा। आई होप आई एम प्रोनाउंसिएटिंग इट राइट। तद्रथक्री चिकित्सा मतलब ये सेम मीनिंग वाला ट्रीटमेंट है। अगर किसी को डायरिया हुआ है तो हम लोग उसे वही मेडिसिन देते हैं जो कि डायरिया प्रोड्यूस कर सकता है। इसे आइसोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएट किया जा सकता है। आइसोपैथी मतलब आइसोपैथी में भी वही किया जाता है कि एग्जैक्ट सेम सिम्टम्स जिसमें आता है वही दिया जाता है। नॉट इन होम्योपैथी यू कैन टेल कि हाँ सिमिलर काइंड ऑफ क्लोज टू होम्योपैथी बट नॉट एग्जैक्टली होम्योपैथी, क्योंकि होम्योपैथी में हम लोग सिमिलर देखते हैं ना कि एग्जैक्टली सेम। आई होप यू अंडरस्टैंड। देन हिंदूज को पायोनियर्स ऑफ प्लास्टिक सर्जरी भी बोला जा सकता है। ग्रेट फिजिशियन है जो सुश्रुत, वो है फादर ऑफ आयुर्वेदिक सर्जरी। सुश्रुत संहिता में बहुत सारे मेडिकल एंड सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में अच्छे से बताया गया है। और सुश्रुत ने बोला था, सुश्रुत जी ने बोला था कि मस्कीटोस है कॉज ऑफ मलेरिया और प्लेग डेड रैट से, चूहे से वो फैलता है बोल के वो बोले थे। अग्निवेरा, चरका, अत्रेय, भागवत ये भी सब इम्पोर्टेंट फिजिशियंस थे तभी के टाइम पे। अभी के टाइम पे औरतों को भी मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता था मेडिकल वर्ल्ड में, जैसे कि लोपामुद्रा, अरुंधति ये सभी एक मोस्ट फेमस फीमेल फिजिशियंस के अंदर आते थे। फिर पतंजलि ने योगा को इंट्रोड्यूस किया आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। देन नेक्स्ट आता है ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ग्रीक सिस्टम में आता है एस्क्युलेपियस, जो कि एक ग्रीक मेडिकल सिस्टम में एक रिमार्केबल पर्सनालिटी है। उन्हें रोमन गॉड ऑफ मेडिसिन बोला जाता है। तो इसमें एक स्टोरी है, अपोलो और क्रोनिस इन दोनों के बेटे थे एस्क्युलेपियस। लेकिन क्रोनिस जो थे एस्क्युलेपियस के माँ, उन्हें किसी और से प्यार हो गया तो और वो उनसे शादी करना चाहते थे। तो अपोलो तभी वो समझे कि उन्हें बदनामी होगी बहुत अगर वो शादी करेंगे। तो तभी क्या हुआ था, एस्क्युलेपियस क्रोनिस के पेट में थे, तभी प्रेग्नेंट थे एस्क्युलेपियस से। लेकिन तभी अपोलो ने क्या किया कि एस्क्युलेपियस का मतलब डिलीवरी करवा दिए, उन्हें बाहर निकाल दिए। फिर उसके बाद उनके बहन एस्क्युलेपियस के बहन उन्होंने एस्क्युलेपियस के बहन आर्टेमिस नाम के उन्होंने क्रोनिस को जला के मार दिया। और तभी अपोलो ने एस्क्युलेपियस को ऐसे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारे पास पावर रहेगा लोगों को हील करने का, और इवन लोगों को टच करके तुम लोगों को हील कर सकते हो, ऐसे आशीर्वाद भी दिया था। और उनके पास वैसे नॉलेज भी बढ़ती उम्र के साथ वो डेवलप हुआ, वो नॉलेज गेन किए। तो एस्क्युलेपियस का बिलीव ये था कि टेंशन एंड रिलैक्सेशन का जो चेंजिंग पैटर्न रहता है उसमें वो डिजीज़ प्रोड्यूस होता है। अगर टेंशन है बॉडी में तो वो डिजीज़ प्रोड्यूस करेगा, अगर रिलैक्सेशन है तो बॉडी हेल्थी कंडीशन में है। ये थ्योरी को मेथडिज्म बोलते थे वो। तो तभी एस्क्युलेपियस के बिलीवर्स ऐसा भी बिलीव करते थे कि वो मरे हुए लोगों को भी जिंदा करवा सकते थे, इतना भरोसा था। तो एस्क्युलेपियस ना एक छड़ी को अपने साथ लेके रखते थे, उसमें एक सांप ऐसा सराउंड होके उसे सर्कल करके ऐसा रहता है, जो कि बाद में हमारे मेडिकल सिस्टम ऑफ थेरेपेटिक्स में ये यूज़ होता है अभी। ये क्या डिपेक्ट करता है, ये फिजिशियन का हाई डेस्टिनी को डिपेक्ट करता है। जो हम लोग स्ट्रगल करके जो पढ़ाई करके अभी डॉक्टर बनेंगे उसके डिपेक्ट करता है फिजिशियंस। और जो स्नेक्स फिजिशियन के विजडम और मेडिसिनल प्लांट को डिटेक्ट करने का जो ज्ञान रहता है उसे डिपेक्ट करता है ये स्नेक। फिर एस्क्युलेपियस के 5 बेटी थे, अकेसो, यासो, पानासिया, एग्लिया एंड हाइजिया। पानासिया मतलब क्योर ऑल और रिमेडी ऑल, और हाइजिया मतलब हाइजीन वर्ड जो है वो हाइजिया से आया था। नेक्स्ट आता है हिपोक्रेटिक एरा,
जो कि 400 BC में हुआ था। हिपोक्रेट्स फर्स्ट पर्सन थे जो कि डिजीज़ को मेडिसिन के साथ ट्रीट कर रहे थे। वो मैजिक, सुपरस्टिशन वो सब को वो रिजेक्ट किए थे। मेडिसिन को एक वैसे ब्रांच ऑफ साइंस देख रहे थे। लॉ ऑफ सिमिलिया को वो क्यूरेबल डिजीज़ में यूज़ करते थे एंड लॉ ऑफ डिसिमिलिया को इनक्यूरेबल एंड पैलिएटिव डिजीज़ में। तो वो इम्बैलेंस ऑफ ब्लड, फ्लेगम, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ये सब में भी बिलीव करते थे, जैसे कि हमारे आयुर्वेद में हम लोग बिलीव करते हैं। और वो एक बुक लिखे थे ऑन सैक्रेड डिजीज़ नाम का, जिसमें वो एपिलेप्सी के बारे में मेंशन किए थे। फिर वो बोलते थे कि प्राइमम नॉन नोकरे, मतलब अगर कोई पेशेंट आया है तो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ हम लोग क्योर करेंगे, उसको रेमेडी देंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन एटलीस्ट हमने पहले ये करना चाहिए कि उसे और ज़्यादा हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। बाद में आप क्योर करो, जो भी करो, पहले ये देखो कि हार्म नहीं करना चाहिए। फिर हिपोक्रेटिक फेस भी उनके नाम के हुआ है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि जो डेथ के टाइम पे जो बॉडी का शेप रहता है, जैसे कि कुछ लॉन्ग क्रोनिक डिजीज़ हुआ, एक्सेसिव कुछ वोमिटिंग, डायरिया ऐसा कुछ हुआ, या फिर तभी के टाइम पे जैसे फेस रहता है, बॉडी का स्ट्रक्चर जैसा रहता है, उसे बोला जाता है हिपोक्रेटिक फेस। जैसे कि नोज जैसा पिंच रहेगा, आँख में ऐसे गड्ढे हो जाएंगे, काले सर्कल हो जाएंगे, डार्क सर्कल, फिर टेम्पल रीजन में पूरा से गड्ढे जैसा हो जाएगा, आँख, कान, हाथ पूरा ऐसा ठंडा पड़ जाएंगे, स्किन ऐसा सिकुड़ जाएगा, और कम्प्लेक्शन बॉडी फेस का पूरा ऐसे ड्राई हो जाएगा, लिप्स ड्राई हो जाएंगे, ठंडा पड़ जाएगा पूरा बॉडी। तो इसे बोलते हैं हिपोक्रेटिक फेस, जो कि हिपोक्रेट्स के नाम से आया था। और यू कैन कमेंट डाउन इन द बिलो कि हिपोक्रेटिक फेस हमारे मैट्रिया मेडिका में कौन कौन से ड्रग में आता है। देन हिपोक्रेट्स पहले आदमी थे जो कि क्लबिंग को एज ए साइन ऑफ हार्ट एंड लंग्स डिजीज़ के नाम पे वो बोले थे कि हाँ हार्ट एंड लंग डिजीज़ में क्लबिंग अपीयर होता है, तो इसे भी बोला जाता है हिपोक्रेटिक फिंगर्स के नाम से। तो ये है हिपोक्रेट्स। और आप लोगों को तो पता होगा कि मेडिकल प्रोफेशन में हम लोग हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं। बस इतना था हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, और भी बहुत कुछ है। आई विल मेक इट इन द सेकेंड पार्ट, अदरवाइज वीडियो विल बी टू लॉन्ग टू वॉच, सो दैट्स इट, थैंक यू। Stay tuned with the channel for the next part of History of Medicine, and please don't forget to like, share, comment and subscribe.